बुरधाना जिले के पास एक छोटा सा गांव था, रुईखेड़ा। गांव इतना छोटा कि वहां रात 9 बजे के बाद कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते थे और लोग कहते थे उसके बाद इंसानों की नहीं किसी और की बारी होती है। गांव के किनारे रहता था भिका मेंढपाट, पेशे से चरवाहा, दिल से बिल्कुल सादा आदमी। ना शराब, ना झगड़ा, ना दुश्मनी। उसके पास करीब 140 मेंढियां थीं, सफेद, काली, भूरी और कुछ लाल भूरी नस्ल की। लेकिन भिका की सबसे प्यारी मेंढी थी लक्ष्मी। वो उसे नाम से बुलाता, ए लक्ष्मी, इथे ये। और वो सच में दौड़कर आती। गांव की मनाही वाली पहाड़ी, गांव के पीछे एक पहाड़ी जंगल था, कातरवाड़ी डोंगर। गांव के बुजुर्ग वहां मेंढियां चराने नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले वहां एक मेंढपाट पूरे कटपा से गायब हुआ था। ना खून, ना हड्डी, ना कपड़े, बस मिट्टी में गड़े खुरों के निशान और बीच में इंसान के पैरों के उल्टे निशान। वो दिन, जून का महीना, बारिश शुरू होने वाली थी। नीचे के मैदान में घास खत्म। मजबूरी में भिका ने सोचा आज डोंगरावर ने तो फक्त दोपहर पर्यंत। सुबह 8 बजे वो मेरिया लेकर पहाड़ी चढ़ गया। पहले सब सामान्य था, हवा ठंडी, पेड़ हिल रहे, घास ताजी, मेरिया खुशी से चल रही थी। लेकिन दोपहर 12 बजे अचानक सब मेरिया एक साथ शांत हो गई। कोई आवाज नहीं, ना घंटी, ना चबाने की आवाज। जंगल एकदम मूक हो गया। लक्ष्मी का व्यवहार। लक्ष्मी भिका के पास आकर चिपक गई। उसकी आंखें डरी हुई थीं। वो जंगल की तरफ नहीं देख रही थी, पीछे देख रही थी। भिका ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर टक टक टक, जैसे लकड़ी से कोई पत्थर पर चल रहा हो। लेकिन आवाज जमीन से नहीं, पेड़ के ऊपर से आ रही थी। पेड़ पर वो चीज। भिका ने ऊपर देखा और उसका शरीर वहीं जम गया। एक औरत, लेकिन उल्टी, पेड़ की शाखा से ऐसे चिपकी जैसे छिपकली। बाल नीचे लटक रहे थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और वो धीरे धीरे चारों हाथ पैरों से पेड़ से उतर रही थी। भिका के हाथ से लाठी गिर गई। तभी पीछे सारी मेरिया एक साथ चिल्लाई, मैं, और भागने लगी। लेकिन लक्ष्मी नहीं भागी। वो उस औरत को देख रही थी। पहली आवाज, जैसे ही वो जमीन पर उतरी, उसने सिर घुमाया और बिना होंठ हिलाए आवाज आई, माझम, कथ, परत दे, मेरा झुंड वापस दे। भिका कांप गया। उसने पूछा, कौन आहेस तू? औरत ने चेहरा उठाया। चेहरा नहीं था, बस काला गड्ढा और अंदर 2 सफेद गोल आंखें। भागना। भिका ने लक्ष्मी को खींचा और भागा, मेरिया उसके पीछे। लेकिन पीछे पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी वो महसूस कर रहा था कोई उसके ठीक पीछे दौड़ रहा है। उसने मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचते ही सब मेरिया बाड़े में घुस गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात 2:17 बजे। उस रात भिका सो नहीं पाया। अचानक बाड़े से घंटियों की आवाज आई, छन छन छन। उसने सोचा मेरिया हिल रही होंगी, लेकिन आवाज ताल में थी, जैसे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे उसने खिड़की से झांका और उसकी सांस रुक गई। सारी मेरिया गोल घेरा बनाकर खड़ी थी। बीच में लक्ष्मी खड़ी थी और उसके पीछे वही औरत, अब सीधी, और उसके हाथ में एक सड़ी हुई मेहंदी का सिर। भिका की आंखें खिड़की पर जमी रह गईं। बाड़े के अंदर सारी मेरिया बिल्कुल सीधी खड़ी थी, ना हिलना, ना आवाज, ना सांस की हलचल। बस उनकी गर्दनें एक साथ झुकी हुई, जैसे किसी के सामने प्रणाम कर रही हो। बीच में लक्ष्मी खड़ी थी और उसके पीछे वही औरत। अब वो साफ दिखाई दे रही थी। उसका शरीर पूरा काला नहीं था, बल्कि मिट्टी, राख और सूखे खून से लिपटा हुआ था। बाल जमीन तक और आंखें सफेद, बिना पुतली के। उसके हाथ में जो सिर था वो किसी मेहंदी का नहीं, पुराना, सड़ा हुआ, खोपड़ी जैसा। भिका समझ गया ये किसी जानवर का नहीं, किसी पुराने कटहल का अवशेष था। आवाज जो कान से नहीं, दिमाग में आई। भिका दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक, बाहर येऊ नकोस, बाहर मत आना। आवाज उसके कान में नहीं, सीधे दिमाग में आई। वो जम गया। औरत ने धीरे धीरे लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखा। सारी मेरिया एक साथ बैठ गई। फिर लक्ष्मी का मुंह खुला, लेकिन आवाज औरत की आई, तू माझिया जागे व चार्लन्स, आता तुझ कथ माझम, तूने मेरी जगह पर चराया, अब तेरा झुंड मेरा। भिका रो पड़ा, नको घेओ, माझम सगट आहे ते। और तभी लक्ष्मी की आंखें बदल गईं, काली, बिल्कुल काली, और उसने पहली बार अपने मालिक को पहचानकर आवाज नहीं लगाई। अचानक सन्नाटा। अगले ही पल सब गायब। ना औरत, ना घेरा, ना खोपड़ी,
सारी मेरिया सोई हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भिका ने सोचा स्वप्न होत, लेकिन जमीन पर गोल घेरा बना हुआ था और बीच में राख पड़ी थी। तीसरी रात पहला नुकसान। 3 दिन सब ठीक रहा। भिका ने पहाड़ी पर जाना बंद कर दिया। लेकिन चौथी सुबह एक मेंढी मरी मिली। खून नहीं, चोट नहीं, बस आंखें फटी हुई और मुंह में मिट्टी भरी हुई, जैसे उसने मरने से पहले जमीन काटी हो। उस रात फिर वही आवाज, छन छन छन। इस बार भिका ने हिम्मत की, दरवाजा खोला, बाड़े में गया। सब मेरिया सो रही थी, लेकिन एक मेंढी खड़ी थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री पीछे मुड़ी हुई और वो उसे देख रही थी। इंसानी हंसी। अचानक वो मेंढी हंसी। हाँ, मेंढी इंसान की तरह। हे 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 हे। भिका पीछे गिर पड़ा और उसी मेंढी के मुंह से आवाज आई, परत ये डोंगरावा, नहीं तर एक एक घेइन पहाड़ी पर वापस आ, नहीं तो एक एक ले जाऊंगी। गांव का बुजुर्ग। अगले दिन भिका भागा गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास, तात्या कोंडाजी। तात्या ने सब सुनकर सिर्फ एक सवाल पूछा, तू कातरवाडीच्या वरच्या वडाच्या झाडवर चालम का? भिका का गला सूख गया। वही जगह। तात्या ने लंबी सांस ली। तिथे सगुणा मेंढपाळ मेली होती। वीज पडली, पण कठ सोडला नाही, ती अजून कठ शोधते। वहां सगुणा नाम की चरवाहिन मरी थी। बिजली गिरी, पर उसने झुंड नहीं छोड़ा। वो आज भी अपना झुंड ढूंढती है। भिका बोला, मग काय करू? तात्या, ती तुला बोलावते आणि तू नाही गेलास तर ती येईल। उसी रात, आधी रात, दरवाजे पर दस्तक। ठक ठक ठक। भिका कांपते हुए बाहर देखने गया। दरवाजा खोला और वहीं बेहोश हो गया। दरवाजे के बाहर लक्ष्मी खड़ी थी, लेकिन उसके खुर उल्टे थे। भिका जब होश में आया, सुबह हो चुकी थी। उसका दरवाजा खुला था। आंगन में कीचड़ के निशान थे, मेंढी के खुर, लेकिन उल्टे, और वो सीधे बाहर से बाड़े तक जाते थे, अंदर नहीं। मतलब वो अंदर आ सकती थी, लेकिन आए नहीं, जैसे बुला रही हो। भिका समझ गया, अब बचने का एक ही रास्ता है, उसे वापस उसी पहाड़ी पर जाना पड़ेगा। तात्या की तैयारी। भिका सीधे तात्या कोंडाजी के पास गया। तात्या ने घर के कोने से एक पुरानी थैली निकाली। उसमें थे काला धागा, हल्दी, राख और एक छोटा तांबे का घंटा। तात्या ने धागा भिका के हाथ में बांधते हुए कहा, जंगलात काही दिसलम तर पठायचं नाही, ती मागे बोलवली तरी वठायचं नाही, आणि लक्षात ठेव, ती तुला नावाने हाक मारेन। भिका का दिल धड़कने लगा। माझम नाव तिला कस माहीत? तात्या ने जवाब नहीं दिया। शाम, वापसी। सूरज ढल रहा था। भिका अकेला नहीं गया। इस बार वो सिर्फ लक्ष्मी को लेकर गया, बाकी मेरिया घर पर, क्योंकि तात्या ने कहा था, ती पूर्ण कठ नको, तिला तिची छवि आहे। जैसे जैसे वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। पक्षियों की आवाज बंद, कीड़े भी शांत, जंगल अस्वाभाविक रूप से खामोश। वट का पेड़। आखिर वो उसी जगह पहुंचा। बड़ा वट का पेड़, नीचे जली हुई मिट्टी और काले पड़े पत्थर, जैसे यहाँ कभी आग नहीं। बिजली गिरी थी। लक्ष्मी अचानक रुक गई। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया। भिका ने घंटा बजाया, टन टन टन। तीसरी आवाज के बाद पीछे से आवाज आए, आलासिस। भिका का खून जम गया। आवाज उसके पीछे से आई थी, लेकिन तात्या की बात याद, पीछे नहीं मुड़ना। उसने आंखें बंद कर ली। हवा अचानक भारी हो गई। उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। फिर लक्ष्मी ने आवाज लगाई, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। भिका, मला ओळखल नाहीस? भिका, मुझे पहचाना नहीं? उसके शरीर में झटका लगा। वो मुड़ने ही वाला था, पर उसने जमीन पकड़ ली। असली रूप अचानक सामने की जमीन पर छाया बनी, और वो छाया इंसान की नहीं थी। 4 हाथ, लंबी गर्दन और सिर, मेंढी का। भिका रो पड़ा, तुझ काय हवन्य। कुछ पल सन्नाटा, फिर जवाब आया, माझम कठ जट, मी त्यांना सोडलम नाही, आता मी एकटी आहे। हवा में जलने की गंध भर गई। भिका को एहसास हुआ, ये आत्मा उसे मारना नहीं चाहती, ये अकेली है। 3 महीने गुजर गए। भिका अब पहाड़ी पर नहीं जाता था। उसने कसम खा ली, कातरवाड़ी डोंगर से दूर ही रहेगा। घर में सब सामान्य था। मेरी अस्वस्थ, कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं। भिका सोच चुका था, सब संपल, लेकिन असली डर अब शुरू होना था। सफेद आंखों वाला बच्चा, जिस मेंढी ने बच्चा दिया था, वो बिल्कुल सामान्य दिखता था, सिवाय एक चीज के, उसकी आंखें पूरी सफेद, ना पुतली, ना काला हिस्सा। गांव वाले देखने आए।
किसी ने कहा अशुभ, किसी ने कहा देव चिन्ह, किसी ने कहा इसे रख मत, पर भिका ने उसे मारने से मना कर दिया। उसने उसका नाम रखा छाया। छाया का व्यवहार, छाया कभी बाकी मेंढियों के साथ नहीं रहती थी। वो हमेशा भिका के पीछे पीछे चलती, यहाँ तक कि घर के दरवाजे तक भी। एक दिन तो वो अंदर आ गई। भिका की पत्नी चिल्ला उठी, मेंढी घरात कशी आली। लेकिन अजीब बात, कुत्ता भौंका नहीं, बल्कि पूंछ दबाकर कोने में छुप गया। पहली रात, उस रात 1:40 बजे भिका की आंख खुली। किसी के चलने की आवाज, ठप ठप ठप, जैसे नंगे पैर मिट्टी पर। उसने सोचा पत्नी होगी, लेकिन वो बगल में सो रही थी। आवाज आ रही थी बाड़े से नहीं, घर के अंदर से। आंगन का दृश्य, भिका बाहर निकला। आंगन में चांदनी थी, बीच में छाया खड़ी थी और उसके सामने गीली मिट्टी में एक गोल घेरा बना हुआ था। छाया धीरे धीरे उस घेरे के चारों ओर घूम रही थी और हर चक्कर के साथ मिट्टी में खुर के निशान नहीं, मानव पैरों के निशान बन रहे थे। भिका का गला सूख गया। आवाज फिर आई, हवा ठंडी हुई और वही जानी पहचानी आवाज, मी आले, मैं आ गई। भिका की टांगे कांपने लगी। मी तर लक्ष्मी दिली तुला। कुछ पल चुप्पी, फिर जवाब, कठर घेतला पण जागा रिकोमी आहे। झुंड मिल गया पर जगह खाली है। समझ में आया सच, वो आत्मा पहाड़ी से बंधी थी, लेकिन अब उसका एक हिस्सा छाया के साथ घर आ गया था। छाया अचानक इंसान की तरह बैठ गई और भिका की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में चांद की रोशनी नहीं, जंगल का अंधेरा दिख रहा था। अगली सुबह भिका तात्या के पास भागा। तात्या ने सुनकर पहली बार डर दिखाया। उसने कहा, तू तिचं कठ परत केल, पण तिने तुझ घर निवडल। तूने उसका झुंड लौटाया, पर उसने तेरा घर चुन लिया। भिका, आता काय करू? तात्या, आता ती जायला नाही, तिला पाठवाव लागेल। अंतिम चेतावनी, तात्या ने कहा, ती 3 रात में पूरी आएगी। पहली रात निशान, दूसरी रात आवाज, तीसरी रात रूप, और अगर तीसरी रात तक उपाय नहीं किया तो घर में इंसान नहीं रहेगा, सिर्फ कठर रहेगा। उस रात भिका ने छाया को बांध दिया, लेकिन आधी रात रस्सी खुली नहीं, जलकर राख हो गई और दरवाजे पर भीगे पैरों के निशान थे जो अंदर आ रहे थे, बाहर नहीं जा रहे। तात्या की बात सच हो रही थी। पहली रात निशान, दूसरी रात आवाज, अब बची थी तीसरी रात रूप। भिका पूरे दिन घर के बाहर नहीं निकला। आंगन में गोबर, गंगाजल और हल्दी से घेरा बनाया। दरवाजे पर नीम बांधा। छाया को बाड़े में सबसे अलग खूंटे से बांध दिया, लेकिन वो शांत नहीं थी। वो लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रात 12:03, अचानक कुत्ता जोर से रोने लगा। भौंका नहीं, रोया। फिर एकदम चुप, हवा बंद, कीड़े बंद, और दूर पहाड़ी से घंटी की आवाज, टन टन टन। भिका का शरीर ठंडा पड़ गया। ये वही तांबे की घंटी थी जो उसने वट के पेड़ पर छोड़ी थी। दरवाजा, धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी हिलने लगी। खट खट खट। भिका ने अंदर से पकड़ा हुआ था, लेकिन पकड़ भारी होती जा रही थी, जैसे बाहर से इंसान नहीं, बहुत सारे हाथ खींच रहे हों। छाया बाड़े में जोर से चिल्लाई, मैं, और उसी के साथ दरवाजा खुल गया। वो अंदर आए। आंगन में धुंध भर गई और उसमें से एक आकृति धीरे धीरे साफ हुई। वही औरत, लेकिन अब अकेली नहीं। उसके पीछे दर्जनों जली हुई मेरिया के साए खड़े थे। उनके खुर जमीन को छू नहीं रहे थे। भिका जमीन पर बैठ गया। आता काय हवन्य तुला। कुछ पल सन्नाटा, फिर वो बोली, जागा मिठाई, पण राखणदार नाही। जगह मिल गई, पर रखवाला नहीं। भिका समझ गया, वो उसे लेने आए है। छाया का बदलना, बाड़े की रस्सी खुद खुल गई। छाया बाहर आए, धीरे धीरे चलकर उस औरत के पास खड़ी हो गई। फिर उसका शरीर कांपने लगा, हड्डियां मुड़ने लगी और उसकी परछाई लंबी होकर इंसान की हो गई। कुछ ही सेकंड में छाया नहीं रही। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद आंखें और जले हुए पैरों के निशान। अंतिम फैसला, लड़की ने भिका का हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। चल, कठर राखायचन आहे। भिका रो पड़ा। उसने घर, पत्नी, सब देखा। फिर तात्या की बात याद आई, ती पूर्ण आली तर कुनित्री जायल। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस एक बात बोला, माझिया घराला त्रास नको देव। औरत ने पहली बार मुस्कुराया। अगली सुबह गांव वालों ने दरवाजा खुला पाया। घर सही था, पत्नी जिंदा, मेरिया सुरक्षित, लेकिन भिका नहीं था। आंगन की मिट्टी में 2 निशान थे, एक आदमी के पैरों के
और साथ में छोटे खुरों के जो पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। आज भी कातरवाड़ी डोंगर पर चरवाहे जाते नहीं, लेकिन कभी कभी धुंध में दिखता है एक आदमी, एक छोटी लड़की और उनके पीछे पूरा कठ और घंटी की आवाज आती है, टन टन टन। गांव वाले कहते हैं भिका अब जिंदा नहीं, वो राखणदार बन गया। समाप्त। भूत ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।